नमस्कार, मिटे प्राइम में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश और दुनिया की कई बड़ी खबरों की। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा एक दर्दनाक हादसा था जिसकी गूंज आज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में इस बात को कहा कि ये हादसा आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की लापरवाही है। तो वहीं दूसरी तरफ एमसीडी 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद अब कुछ कार्रवाई पर जमीन पर उतरी है, उस पर भी अपडेट हम आपको देंगे। साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति ने कहा कि कोचिंग को व्यवसाय बना लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई है। साथ ही इस बैठक के बाद एक शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा की भी बात कही है, इस पर भी लेंगे अपडेट। इसी के साथ होगी बात पेरिस ओलंपिक की। मनु भाकर के बाद अब सबकी निगाहें रमिता जिंदल पर है। तो इन तमाम अपडेट के साथ आइए शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद अब जागी एमसीडी। अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे एमसीडी के बुलडोजर। मामले में बेसमेंट के मालिक समेत 5 और लोग गिरफ्तार। दिल्ली सरकार पर हमलावर भाजपा प्रदर्शन जारी। संसद में भी गूंजा दिल्ली कोचिंग हादसे का मामला। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने घटना पर जताया दुख। कहा व्यवसाय के केंद्र बने कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर से जुड़े मुद्दे पर अब से थोड़ी देर में अल्पकालिक चर्चा। लोकसभा में भी दिल्ली कोचिंग हादसे पर घिरी दिल्ली सरकार। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही ने ली निर्दोष छात्रों की जान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी घटना को लेकर प्रशासनिक लापरवाही पर खड़े किए सवाल। शराब नीति मामले में और बढ़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ दायर की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट। हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई आज। क्वाड विदेश मंत्रियों के साझा वक्तव्य में दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर जताई गई चिंता। तटरक्षक और सैन्य युद्धपोतों के आक्रामक प्रयोग को किया गया रेखांकित। क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का जताया गया संकल्प। पेरिस ओलंपिक में आज भारत को 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 2 और मेडल की उम्मीद। रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूता पर टिकी नजरें। तीरंदाजी में पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पेश करेगी चुनौती। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की गूंज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर आजकल एक व्यवसाय बनकर रह गए हैं। I find that youth demographic dividend of the country has to be nurtured. I further find that coaching has become virtually commerce. Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. In a country where opportunities are getting enlarged, this silo is turning out to be a problem. The honorable members have raised an issue. I deem it appropriate to have a short duration discussion or a calling attention first under 176 or under Rule 180. For that, I will confer with the leaders of the parties immediately after after 0 hour begins in my chamber. उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घटना को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि इसको लेकर सरकार सजग है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। This government is committed to total socio-psychological or mental protection of all kind of students, whether they are studying in a coaching center, whether they are studying in an institution, school education to higher education. Regarding guidelines, sir, the latest guideline
और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं। दरकार रखता है। सभापति महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर लोग अपने जीवन की और राष्ट्र के सेवा की अनेक आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं, नए अवसरों की तलाश में ही नहीं, बल्कि कोचिंग के माध्यम से नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थीं, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में, इस चीज में अपना बचाव और मैं कहूं कि कुछ हद तक निर्लज्जता के साथ राजनीति करते हुए नजर आए। निर्लजता विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। ओके, मैं आपकी बात पे शब्द वापस लेता हूं। मैं कहूंगा पूरी तरीके से लापरवाही के साथ और अनुचित भावना के साथ अपना विचार या यूं कहूं भ्रम फैलाते हुए नजर आए। अब यहां पर यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यह घटना अचानक हो गई होती तो हम ये मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई। मैं सदन के समक्ष यह विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इस विषय पे संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, जिसमें एक कंप्लेंट 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है, जिसमें उसने बहुत साफ लिखा है कि वो करोल बाग का निवासी है। राव आईएएस के बेसमेंट में परमिशन के बगैर एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूं। अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये 26 जून का है। ये एप्लीकेशन कहां दी गई? ये एप्लीकेशन एनसीटी दिल्ली को रिसीव की गई है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन। पुट इट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस आल्सो। डेफिनेटली हम ये पुट कर देंगे, आप फ्लोर पे रखता हूं। और उसमें रिमाइंडर भी है। रिमाइंडर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 15 जुलाई का रिमाइंडर। उसमें वो ये कहते हैं कि सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू टेक द एक्शन। फिर 22 जुलाई को, एक हफ्ते के बाद, फिर वो रिमाइंडर देता, सर प्लीज टेक एक्शन, द इशू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी इज देयर। मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और इतनी बड़ी घटना अंजाम हो जाती है। जी, अब एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं। इसी बीच में ये 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया है। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है, तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। और मुझे अधिक वेदना इसलिए होती है सभापति महोदय कि दिल्ली में मात्र कुछ दिन पहले पीने के पानी की किल्लत थी और उससे लोगों की जान जहमत में थी।
आज सीवर के पानी से जान हलकान है। आप सोचिए कि जो लोग इतने लंबे समय से हुकूमत कर रहे हैं और पहले कहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आज तो एमसीडी भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, और जो कहते थे कि नई राजनीति लाएंगे, वो नई राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की जान कैसी हलकान किए हुए है, और उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ सियासी बयान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं महोदय, अभी हम लोग जुलाई के महीने में 6 महीने बाद जाड़े का दौर शुरू होगा, सांस लेने की भी तकलीफ होगी। यानी पानी का विषय हो, जमुना की सफाई का विषय हो या सांस हवा की सफाई का विषय हो, सारी बातों पे सिर्फ बातें होती रही हैं और समय के अनुसार ये अपना स्टैंड समय समय पर चेंज करते रहे। यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए, मान लीजिए उन बच्चों के साथ यह स्थिति हुई, आप अस्पताल ले जाना चाहें, तो मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया में रिपोर्ट अवेलेबल है कि हाई कोर्ट ने इस पे टिप्पणी की है कि बहुत कम। एक सेकंड जी, माननीय सदस्य, ये गंभीर विषय है और सदन में 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आप विषय पर ही बोले और दूसरा मीडिया रिपोर्ट को आधार नहीं बनाएं। आप वही सर, ये हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं। नहीं, जजमेंट की कॉपी आपके पास, उसकी प्रतिलिपि रखनी पड़ेगी जी, क्योंकि मीडिया में कुछ भी आ जाए उसको आधार मत बनाइए। सर, हाई कोर्ट ने इस बारे में बहुत असंतुष्टि व्यक्त की है पूरा कि जितनी हाई कोर्ट ने इस विषय को लेकर बहुत असंतुष्टि व्यक्त की है कि जितनी प्रकार की आबादी है उसकी तुलना में अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीनें बहुत कम है। यह वेल नोन फैक्ट है, पब्लिक डोमेन में। और इतना ही नहीं, मैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान कोट करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 32 अस्पतालों में से 68 ऐसे हैं जहां पर ऑपरेशन थिएटर काम ही नहीं कर रहा है। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। अर्थात ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, लोगों की जान के प्रति लापरवाही का विषय की सीमा तक है और उस सीमा पर चलते हुए ये स्थितियां इस प्रकार की आती हैं कि नोटिसेस छात्रों के द्वारा हैं, आगाह जनता के द्वारा किया जा रहा है, परंतु उसके बावजूद हमारी दिल्ली की सरकार इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एमसीडी को, क्योंकि इसमें जो मुख्य कारण रहा, सफाई नहीं की गई, सीवर में स्लिटिंग की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से सीवर का पानी बैकफायर किया और मात्र 2-3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसमेंट जिस तरीके से भर गया। इसमें 2-3 पक्ष हैं। पहला, बेसमेंट पे काम करने की परमिशन किस डिपार्टमेंट ने दी? दूसरा, यदि वो परमिशन दी गई, क्या उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ? तीसरा, कि यदि उसके ऊपर कोई शिकायत की गई तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई नहीं। और चौथा, आसपास के सीवरों की जो स्लज थी उसकी सफाई की गई या नहीं, इस बारे में जानकारी या सदन जानने की आवश्यकता रखता है, क्योंकि इन चारों चीजों ने मिलकर उन 3 बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार दिल्ली की जो इतना प्रचार करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, मगर आज तक वो ऑथेंटिक डाटा नहीं दे पाए कि सीवर्स की, स्लज की सफाई के लिए उन्होंने क्या काम किया है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जब से वो सरकार में आए हैं, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जल बोर्ड का घाटा 74,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी एक तरफ आपके संस्थान निरंतर घाटे में जाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते चले जा रहे हैं, तीसरी तरफ शिकायतें आती चली जा रही हैं, और इसके बावजूद भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि सदन इस विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करे। हम यह भी आपके संज्ञान में रखना चाहते हैं कि इन चीजों के ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए भी सरकार किन चीजों पे कार्रवाई कर रही है। हम ये बात पूछना चाहते हैं कि इस विषय के विभागीय मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, विभागीय मंत्री हो या सरकार की तरफ से हो, क्या उन्होंने किसी प्रकार का तथ्यात्मक आंकड़ा सरकार के द्वारा जनता के सामने रखा है? नहीं रखा है।
उन्होंने आकर सिर्फ बयानबाजी की है। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य वास्तविकता, क्योंकि वास्तविकता तो वो मेरे विचार से सभापति महोदय सामने रखने की स्थिति में ही नहीं है, और उन्होंने इस विषय पे कितना मद में व्यय किया है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सीवर की सफाइयों को लेकर उन्होंने कितना व्यय किया, जबकि यह बात लोगों की जानकारी में उपलब्ध है कि दूसरी चीजों पे बहुत व्यय किया है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर 2012-13 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 13-14 करोड़ रुपए व्यय होता था, अब 568 करोड़ रुपए व्यय। मैं पूछना चाहता हूं कि बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जांच के ऊपर, सीवर के ऊपर कितना उन्होंने व्यय किया है 2021 में। नहीं सर उसी पे बात कह रहा हूं, हम बिल्कुल जानना चाहते हैं, सरकार को ये देश की जनता को जानने का हक है कि यदि 50 गुना अधिक खर्चा हुआ है प्रचार में तो कितना गुना खर्चा हुआ है सीवर की सफाई में, कितना गुना खर्चा हुआ है इन चीजों के समस्या के निदान। एक सेकंड सुनिए। नहीं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। संजय नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मौत की तारीख एंड इट इज एक्सपेंस। नो, लिसन टू मी, वन सेकंड। Nothing is going on record. Honorable member. जी. Honorable member. One second. Nothing will go on record. Please. सदन के नेताजी दोनों तरफ सुनिए। मैं सदस्यों से कहूंगा ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है। इस पर जब विज्ञापन की बात आई तो आप और हम सब रोज देखते हैं अखबार का पहला पेज कोचिंग, सेकंड पेज कोचिंग, थर्ड पेज कोचिंग। इतना भारी खर्चा कहां से आता है? उस छात्र से आता है जो अपने सपने को साकार करना चाहता है। नंबर 2, मैं सदस्यों को से आग्रह करूंगा इस पर सुझाव दीजिए। सीमित दायरा है कोचिंग का, जहां आवश्यकता इस भारत को स्किल की है, स्किलिंग के लिए इतना कुछ हो रहा है, कोचिंग एक सीमित दायरे में सभी को उसमें डाल रहे हैं। ये एक ऐसा साइलो हो गया है जो गैस चैम्बर से कम नहीं है। तो आज के दिन सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और आगे के मार्गदर्शन की बात करनी चाहिए। ये घटना दुखद है, पर इस घटना जो लोग 3 गए हैं उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। यदि अगर इस सदन में हम सुझाव देंगे कि हमारे देश के नवयुवकों को कितने मौके हैं, किन किन जगह मौके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं इसरो गया मैं आश्चर्यचकित रह गया। वहां कोई IIT का नहीं था, कोई IIM का नहीं था, सब गांव के थे, गांव के स्कूल के पढ़े हुए थे। यदि अगर हम डिसाइलो नहीं करेंगे समस्या होगी। तो सुधांशु जी, मेक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑल्सो। सर मैंने यह विषय के संदर्भ में ही कहा है क्योंकि समस्या जल निकासी के कारण हुई। जल निकासी के लिए जो PWD, MCD और जल बोर्ड जिम्मेदार है, यदि वो हजारों करोड़ के घाटे में जा रहा है तो सरकार निरंतर उस चीज पे ध्यान न देकर, जहां जल निकासी की बड़ी समस्या है, यदि प्रचार पे ध्यान दे रही है तो यह विषय सदन के माध्यम से जनता के ध्यान में हम अवश्य लाना चाहेंगे। इसलिए मैंने सिर्फ यह फैक्ट रखा कि एक दिशा में 50 गुना अधिक खर्च किया गया और दूसरी तरफ वो कर्जे में दबता चला गया, उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया जल बोर्ड के लिए। इसलिए मैंने यह तथ्य आपके संज्ञान में रखा। यहां पे मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैं विषयांतर में नहीं जाना चाहता था, परंतु हमारे माननीय सदस्य ने कहा तो मैं यह भी कहना चाहूंगा, इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीशमहल बन के तैयार हो गया मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो ये आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बात इसलिए आवश्यक है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी नहीं है, ये मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है कि कोई टेक्निकल फेलोर हो गई है, ये मामला एक जहनी सोच का है जिसमें कि लोगों की जान की कीमत के बारे में बहुत हल्के तरीके से सोचा जाता है और किसी दूसरे प्रकार की राजनीति के बारे में बहुत भारी तरीके से सोचा जाता है। मैं वैसे तो एक और आपके सामने फैक्ट रखना चाहूंगा, हो सकता है कि मेरे विरोधियों को इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति हो, इन्होंने कई और मदों में कई गुने खर्चा बढ़ाया है।
2012-13 में वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए देते थे, अब 71 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वहां 70 गुना बढ़ा दिया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इन चीजों की सफाई के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना गुना पैसा बढ़ाया है, इस बारे में जानकारी दें। यह दर्शाता है कि जांच हो, धन का आवंटन हो, उसके ऊपर निगरानी रखनी हो या उसके ऊपर बयान देना हो, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नजर नहीं आती। और फिर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थिति में हैं, उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का सब्सटेंटिव बयान आया ही नहीं। अरे कम से कम संवेदना व्यक्त करते, एक जांच इंक्वायरी सेटअप करते, वो ये कहते, ये बयान देते जो कह रहे थे कि मैं तो वहां से बैठकर दिल्ली के लोगों के लिए सदैव मेरा दिल धड़क रहा है, मैं तो दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूं। इतनी बड़ी घटना हो गई और उनकी सोच की कोई एक झलक हमें दिखाई नहीं पड़ी। उल्टा मैं ये कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं के साथ, इधर दिल्ली के साथ जो मैंने कहा 26 जून से लेके कई शिकायतों से लेके आज तक ये हो रहा था, परंतु जवाब में कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिए जा रहे थे, सिर्फ ये जानकारियां दी जा रही थीं कि उनका वजन हल्का हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, परंतु मैं कहना चाहता हूं यहां वजन हल्का होने का विषय नहीं है, यहां किरदार हल्का होने का विषय है। और जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी ने दिखाया है, वो निश्चित रूप से उनके आचरण के और उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पे संजय, बिल्कुल महोदय उस पर चर्चा हो रही है। नहीं देखिए, क्यों, इसमें कौन सी बात है महोदय? अगर महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं महोदय, सुधांशु जी, मेरे विषय, मेरे एक सेकंड सुन संजय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। संजय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। बैठिए प्लीज, लेट अस, प्लीज संजय, टेक योर सीट। हाँ वाह, देखिए, नहीं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नहीं, नथिंग इज। हाँ महोदय, देखिए, मैं आपके माध्यम से और भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि हमारे सम्मानित सदस्य को आपत्ति है। सरकार के मंत्री आते हैं, सरकार के विषय में बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले इतने महीनों में आगे सरकार के मंत्रियों ने कितनी बार सरकार के विषय में बोला है, सरकार की कार्रवाई में बोला है, और यही विषय बोला है ना जिनको लेकर इनको आपत्ति है। मैं आपके माध्यम से यह बात पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि उनके मंत्री, सरकारी मंत्री आके, जिनका काम सरकार के कार्यों के बारे में टिप्पणी देना है, वो आकर वजन हल्का होने की बात करते थे। यदि यह बात मैंने आज याद दिला दी कि उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो यह स्थिति नहीं होती। तो उनको इस बात पे आपत्ति हो रही है। तो यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, दुखी मन से, मगर यह भी बताते हुए कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है, कम से कम कार्य करने चाहिए, गंभीरता से करने चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 अपने मन के सुझाव भी व्यक्त करूंगा। वो उनके लिए कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो जो आप तो ये आप देख रहे थे, राज्यसभा में इस समय दिल्ली कोचिंग हादसे पर अल्पकालिक चर्चा जारी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अपनी बातों को रख रहे थे, जिसमें उन्होंने बहुत साफ ये कहा और हवाला देते हुए कहा उन कंप्लेंट्स का जो 26 जून को एक करोल बाग के एक स्थानीय निवासी द्वारा की गई थी, और खासकर इसी कोचिंग सेंटर को लेकर ये शिकायत की गई थी कि यहाँ पर कई ऐसी लापरवाही हो रही है जिससे आने वाले समय में कोई हादसा हो सकता है, जिसके लिए अपने पूरे वक्तव्य में उन्होंने इस चर्चा में शामिल होते हुए जिम्मेदार ठहराया एमसीडी और आप सरकार को। कई बार हस्तक्षेप किया सभापति ने, जब आपत्ति उठाई राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उस पर भी सभापति ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, सोचने की जरूरत है कि कोचिंग जिस तरह से आज की तारीख में देश में बिजनेस की तरह से हो गया है, जितने बड़े बड़े ऐड इस समय न्यूज़पेपर में कोचिंग सेंटर्स के आते हैं, उनकी लापरवाही और उनकी जिम्मेदारियों पर एक फोकस्ड और एक तरह से कह सकते हैं सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, जिसमें आगे का कोई रोड मैप और आगे के कुछ रास्ते सामने निकल के आए, क्योंकि ये पूरा
बाद एक बेहद दर्दनाक हादसा है जिसमें 3 छात्रों की जान गई है। वहीं लोकसभा में भी कोचिंग सेंटर हादसे पर सदस्यों ने अपनी राय रखी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस घटना को लेकर दिल्ली सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने घटना की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग की। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी घटना को दुखद बताया। उन्होंने इस बारे में प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े किए। Situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered, and the hopes of the family have been shattered, sir. There is sadly a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing. तो राज्यसभा में इस पूरे मामले पर अल्पकालिक चर्चा जारी है। संसद में क्या कुछ हो रहा है, इस पूरे मसले पर आप तक अपडेट लेकर आते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। आखिर नींद टूट ही गई है MCD की। जी हां, 3 छात्रों की मौत के बाद आखिरकार दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दिल्ली नगर निगम के 3 बुलडोजर पहुंचे हैं और राजेंद्र नगर के IAS कोचिंग संस्थानों के अवैध अतिक्रमण हटाए गए। दरअसल दिल्ली के IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली कोचिंग सेंटर के दर्दनाक हादसे में दिल्ली नगर निगम को जवाब देना भारी पड़ रहा है। आक्रोशित छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन घटना से पहले सोया हुआ निगम घटना के बाद भी जागने को तैयार नहीं है। घटना के तीसरे दिन दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। 3 बजे MCD सिविक सेंटर में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें MCD कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जल बोर्ड और PWD के प्रिंसिपल सचिव बैठक में शामिल होंगे। वहीं इससे पहले मामले में घिरी MCD ने सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए MCD की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय के आदेश पर राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील भी कर दिया गया। इनमें IAS गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेडिंग IAS सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली IAS, करियर पार, 99 नोट्स,
विद्या गुरु, गाइडेंस IAS, इजी फॉर IAS शामिल है। MCD अधिकारियों ने जानकारी दी कि ये कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर के विभिन्न इलाकों में संचालित हो रहे थे। इनमें नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग संचालित होता पाया गया और मौके पर ही इनकी सीलिंग कर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी और राजेंद्र नगर के बेसमेंट में बाढ़ के मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बेसमेंट के मालिक और एक व्यक्ति शामिल है। इन गिरफ्तारियों के साथ मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या अब 7 हो गई है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे हादसे के बाद सड़क पर जिस तरह से 2 मोर्चों पर दिखाई दे रहा है, जो कार्रवाई दिखाई दे रही है, वहां एक तरफ MCD इन 3 छात्रों की मौत के बाद अब जागी है। हालांकि हम जानते हैं कि 26 जून को जब इसी कोचिंग सेंटर के लिए कंप्लेंट दाखिल की गई थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब तक शायद 13 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको सील किया गया है। साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। MCT की एक बड़ी बैठक 3 बजे होनी है। तो इन तमाम चीजों पर अपडेट लेने के लिए हमारे साथ 2 साथी संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। विशाल बेरिस्टो राजेंद्र नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गिरीश निशाना ITO से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशाल, आपके पास आएंगे, जानना चाहेंगे कि इस समय विरोध प्रदर्शन किस तरह से चल रहा है और जो लगातार लोगों की मांग है, क्योंकि MCD और दिल्ली सरकार की लापरवाही इससे सबसे ज्यादा जाहिर होती है कि ठीक इसी इंस्टीट्यूट की कंप्लेंट 26 जून को एक करोलबाग के निवासी ने डाली थी, जिस पर 22 जुलाई तक कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती और 27 को इतनी बड़ी दुर्घटना होती है। ऋतु, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर LG पहुँचने वाले हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएं ऊपर करके बैरिकेड्स के ऊपर, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुँचने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के एक डेलीगेशन से वो मुखातिब होंगे। यहाँ पर 3 JCB तैनात की गई है। थोड़ी सी कार्रवाई भी हुई है। जो क्लॉग्ड ड्रेन्स है, यानी कि जो ब्लॉक नालियाँ थी, उनको तोड़ा गया है, उनको खोला गया है, ताकि किस तरह का यहाँ पर एक्शन आप देख सकते हैं। पुलिस भारी तादाद में मौजूद है और LG पहुंच चुके हैं। LG बात कर रहे हैं स्टूडेंट डेलीगेशन के साथ। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले पुलिस ये बताए कि 3 से ज़्यादा लोग मरे, ऐसा इनका आरोप है, और उनके नाम साझा किए जाए। और साथ ही ये जो राउज IAS है, जहाँ पर ये कोचिंग सेंटर में ये हादसा हुआ, उसकी तरफ से कॉम्पनसेशन दिया जाए जो 3 छात्र मरे हैं उनके परिवारों को। और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। क्यों इस तरह की कार्रवाई हुई है, वो किसी भी तरह के सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, दिल्ली सरकार को। और उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार की वजह से ये सब हुआ है और वो MCD को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये एक जहां हम खड़े हैं इसके नीचे एक बड़ा नाला है जो बह रहा है MCD का, और ऐसे में गोडाउन्स जहां बने हुए थे वहां पर दर्शकों को एक बार फिर बता दें, जो अपडेट आप दे रहे हैं कि दिल्ली के LG इस समय राउज IAS सेंटर के ठीक बाहर है, जहां तमाम छात्र मिलना चाहते थे LG से, और ये छात्र अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही लगातार इनकी मांग है कि पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, इन जगहों पर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो जिस बुरी हालत में इस समय चल रहे हैं, उसकी एक शिकायत वो कर रहे हैं। साथ ही साथ इन छात्रों की कुछ मांग है कि 3 छात्र जिनकी जान गई है उनको, उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ इन छात्रों की और भी कुछ मांगे हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, LG इन छात्रों से मिलने पहुंचे हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से छात्रों का लगातार विरोध हो रहा है और इन तमाम छात्रों का भविष्य एक तरह से दांव पर है। ये वही कोचिंग सेंटर्स हैं जहां ये दिल्ली से बाहर से छोटे छोटे शहरों और कस्बों से आए हैं और इतनी मेहनत से उन पैसों को जमा करके ये आए हैं कोचिंग के लिए।
देखिए ऋतु, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि सितंबर में होने वाले हैं यूपीएससी के मेंस एग्जाम। इसमें ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अदर स्टेट से आए हैं और मुझे बताया गया है करीब 25,000 स्टूडेंट्स आसपास के इलाकों के अंदर रहते हैं। और उनकी समस्या ये है कि सबसे पहले तो वो आकर यहाँ पर जो ये इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, यहाँ पर 2-2 लाख रुपए वो उसकी कोचिंग फीस देते हैं। इसके अलावा 2-2 महीने का किराया उनको देना पड़ता है और सिक्योरिटी देनी पड़ती है। इसके अलावा जो मिडिलमैन हैं उनको भी देना पड़ता है पैसा। तो करीब 1 लाख रुपए उनका यहाँ रहने और खाने के लिए खर्च होता है। और उसके अलावा यहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अपनी मनमानी फीस वसूलते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये एक कोई बड़ा सैलाब नहीं आया है, बारिश थी जिसकी वजह से जो सूएज का पानी है वो बेसमेंट में चला गया, जहाँ पर लाइब्रेरी चल रही थी। आप लाइब्रेरी चला ही नहीं सकते बेसमेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर गोडाउन के लिए आपको परमिशन दी गई है। लेकिन यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं आसपास, करीब 100 बताए गए छोटे बड़े, वहाँ पर सब इस तरह की जो गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स हैं वो बने हुए हैं। और स्टूडेंट्स जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, वो अब इस बात को लेकर परेशान है कि अब उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र पूरा इलाके को बैरिकेड किया गया है, यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है। और पॉलिटिक्स भी यहाँ पर हो रही है, तो पॉलिटिक्स को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि यहाँ अलग अलग पार्टीज के लोग आके अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाहते हैं। उसकी वजह से भी आपस में स्टूडेंट्स पे टेंशन हो जाती है। और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन उनको उनके सवालों का जवाब मिले, उनको जो उनकी परेशानियां हैं उसका सोल्यूशन मिले। ऋतु, क्या विशाल ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही की दोहरी मार इन छात्रों पर पड़ने जा रही है? पहला ये जिन परिस्थितियों में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, और ये जो बड़ा हादसा हुआ है, तो इन्होंने अपने दोस्तों, अपने साथियों को, उन छात्रों को खोया है। दूसरी तरफ अब जिस तरह से त्वरित कार्रवाई में दिल्ली सरकार ने 13 कोचिंग सेंटर बंद कर दिया, उन हजारों छात्रों के भविष्य के लेकर कौन चिंतित होगा? ऋतु, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्टूडेंट्स में काफ़ी नाराज़गी है दिल्ली सरकार को लेकर, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों आम आदमी पार्टी के जिम्मे हैं और उनकी तरफ से अभी तक कोई लीडर यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ना उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है, ना ही इस इतने बड़े एक्सीडेंट की उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और इस बात पर स्टूडेंट्स में खासी नाराज़गी है कि जो गवर्नमेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चुन के भेजे जाते हैं, बार बार आपको दिल्ली से चुन के भेजा जाता है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कैसे ये इलीगल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर खड़े हो गए, कैसे यहाँ पर इलीगली कोचिंग सेंटर्स को काम करने दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। हमें ये भी बताया गया है कि जो भी लाइब्रेरीज हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, लेकिन ये जो राउस इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये हादसा हुआ, अभी तक उसकी तरफ से कोई भी सीसीटीवी का फुटेज जो है वो शेयर नहीं किया गया, जिससे ये पता चले कि कितने लोग मरे हैं। क्योंकि इनका ये आरोप है कि 3 से ज़्यादा बच्चे मरे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 एम्बुलेंसेज थी और 10 एम्बुलेंसेज के अंदर बॉडी गई है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ने हमें यहाँ पर बताया है। तो एक बहुत अजीब सा यहाँ पर माहौल है। मौसम भी बहुत यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड हो रहा है, बावजूद इसके बच्चे अड़े हुए हैं और वो अपनी डिमांड सिर्फ यही रख रहे हैं कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इस मामले में जिम्मेदारी ले और उसके साथ ही कॉम्पनसेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन और सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से जो बच्चे इस एक्सीडेंट में चले गए उनके परिवारों को दिया जाए। जी विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार रुक करेंगे हम सीधे आईटीओ का भी। गिरीश निशाना हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश, इस समय भारतीय जनता पार्टी भी आईटीओ पर प्रोटेस्ट कर रही है, लगातार प्रदर्शन जारी है और कहना है साफ भारतीय जनता पार्टी का कि 3 छात्रों की मौत एमसीडी और दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा है। जी बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये घटना सामने आई है, पहले पटेल नगर में एक हादसा होता है, एक विद्यार्थी की जान चली जाती है, अब फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान में इस तरह से 3 विद्यार्थियों की जान चली जाती है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली भाजपा है उसने दिल्ली सरकार को और एमसीडी को घेरने का प्रयास किया है और साफ उन्होंने आवाज उठाई है, कहा है कि जो विद्यार्थियों ने अपनी इसमें जान गंवाई है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और त्वरित कार्रवाई इसके अंदर होनी चाहिए और जो भी इसके अंदर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार भाजपा ने आज फिर प्रोटेस्ट किया है। करीब 10 बजे से आईटीओ के नजदीक आम आदमी पार्टी के कार्यालय के पास ये प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली भाजपा का। पूरी तरह से
तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कितनी पूरी तरह से दिल्ली भाजपा जो है वो संजीदा दिखाई दे रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली भाजपा ने ये आवाज उठाई है लगातार। कल की अगर बात की जाए तो कल भी बांसुरी स्वराज और वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली सरकार से इस हादसे से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मांग रही है। और ये दृश्य आप देख रहे हैं इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज कोचिंग सेंटर, जहां पे यह हादसा हुआ है, ठीक वहीं पर दिल्ली के एलजी इस समय मौजूद हैं। वहां जो छात्रों का एक संगठन है वो मिलना चाह रहा था। ये छात्र इकट्ठा हुए हैं, इसी कोचिंग सेंटर के ये छात्र हैं जो बात करना चाहते थे एलजी से। तो इस पर और अपडेट आप तक लेके आते रहेंगे। अभी तक के लिए विशाल आपका भी धन्यवाद, गिरीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए एमडीपी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए एमडीएच का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। यह आरोप पत्र हाई प्रोफाइल शराब मामले से संबंधित कथित अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए केजरीवाल की याचिका के मुद्दे पर भी आदेश सुरक्षित रख लिया। आबकारी नीति पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि सीबीआई ने भी आज चार्जशीट दायर कर दी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जापान में चल रही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की क्वाड बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के बाद चारों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। चीन को कड़ा संदेश देते हुए संयुक्त बयान में कहा गया है कि वैश्विक भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, साझा चुनौतियों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। भारत प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के अन्य देशों के साथ स्थिरता और समृद्धि के लिए अपने संबंधित दृष्टिकोण और क्षेत्र के लिए ठोस लाभ प्रदान करने के लिए क्वाड के लिए अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। किसी भी एक तरफा कार्रवाई जो बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है, उनके प्रति अपना कड़ा विरोध दोहराते हैं। दक्षिण चीन सागर में जबरदस्ती और डराने वाले युद्धाभ्यास के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना जारी रखते हैं। क्वाड देशों ने कहा कि हम तटरक्षक और समुद्री सैन्य जहाजों के खतरनाक उपयोग, विभिन्न प्रकार के खतरनाक युद्धाभ्यासों के बढ़ते उपयोग और अन्य देशों की अपतटीय संसाधन शोषण गतिविधियों को बाधित करने के प्रयासों के बारे में भी अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। जयशंकर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष आधारित जलवायु परिवर्तन चेतावनी प्रणाली जल्द लॉन्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए सारे क्वाड देश मिलकर काम कर रहे हैं। A space-based climate warning system will be launched soon in Mauritius. Off-grid solar projects are actually happening in Indo-Pacific Islands. During COVID, we cooperated to deliver vaccines to countries in this region. And the first cohort of Quad STEM fellowships is passing out, and the second one will also cover the ASEAN. Fourth, while I have given specific और आइए सीधे आपको वापस लिए चलते हैं दिल्ली कोचिंग सेंटर की उस खबर पर, जहां
एलजी ने छात्रों से बात की और एलजी ने छात्रों से बात करते हुए जिन बातों को रखा उसको भी आपके सामने हम लेके आएंगे। छात्रों की मांग थी कि वो दिल्ली के एलजी से बात करना चाहते हैं। दिल्ली के एलजी ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे उन छात्रों से मिलने के लिए, वो भी हम बताएंगे कि क्या हुआ बातचीत में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और पेरिस ओलंपिक में लगातार भारत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। एक अच्छी खबर मनु भाकर के साथ शुरुआत हुई और उसका सिलसिला आज भी जारी रह सकता है। तो आज क्या क्या तमाम वो जो इवेंट होने वाले हैं और किस तरह से भारत को उम्मीद है और पदक की, इस पर ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं सुचित्रा। शुक्रिया रितु। तो जिस तरह से आपने बताया कि मनु भाकर ने पदक जीतने की शुरुआत की है, कल भारत का पहला पदक आया था पेरिस ओलंपिक में, वहीं मनु भाकर ने ही हम बता दें अपने दर्शकों को कि उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी जगह बना ली है। तो एक और पदक मनु भाकर दिलवा सकती हैं भारत को। तो खेल की खबरों में हम शुरुआत करते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई खबरों के साथ। आज के इवेंट्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या आज रहेगा पेरिस ओलंपिक में, जिस पर हम सबकी नज़र रहने वाली है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदक जीतने की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में आज खेलते नजर आएंगे। ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। तो अर्जुन बबूता से भी भारत को पदक की आस है। वहीं आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी। भारतीय टीम अपनी जीत की लय को कायम रखने उतरेगी। हॉकी का ये मैच शाम 4:15 बजे से खेला जाएगा। पिछले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड पर एक रोमांचक जीत दर्ज की थी। भारत की महिला तीरंदाजी टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में भले ही समाप्त हो गया, लेकिन पुरुष तीरंदाजी टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, जो आज क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती पेश करने उतरेगी। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार आज शाम 6:30 बजे के करीब खेला जाएगा। वहीं बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स में ग्रुप चरण के मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना जूलियन कैरेगी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। और पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल के लिए भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने क्वालिफाई कर लिया है। ये जोड़ी अब कांस्य पदक के मैच में खेलेगी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड में 580 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। फाइनल जो ये मुकाबला है, कांस्य पदक का जो मैच है, कल दोपहर 1 बजे होगा। तो मिक्स टीम इवेंट में जो शीर्ष 4 टीम होती है, हम आपको बता दें कि जो पहली और दूसरी टीम होती है वो गोल्ड और सिल्वर के लिए खेलती है, वहीं तीसरी और चौथी टीम है वो कांस्य पदक के लिए खेलती है। तो भारत की जो ये जोड़ी है मनु भाकर और सरबजोत सिंह की, ये कांस्य पदक का मैच खेलेगी। इसी इवेंट में भारत की एक और जोड़ी रिदम सांगवान और अर्जुन सिंह चीमा 576 अंक के साथ 10वें स्थान पर रहे। तो मनु भाकर एक पदक दिलवा चुकी हैं भारत को और एक और पदक के लिए वो उतरेंगी मैदान पर सरबजोत सिंह के साथ जोड़ी बनाकर। और पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में भारत की रमिता जिंदल 7वें स्थान पर रही। रमिता ने शानदार शुरुआत की, लेकिन वो इसे अंत तक बरकरार नहीं रख सकी। कड़े मुकाबले के बीच रमिता ने 145.3 का स्कोर हासिल किया।
युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ओलंपिक की शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज मनु भाकर की उपलब्धियों से खुश नजर आए। उनसे ओलंपिक में भारत की उम्मीदों और प्रतियोगिता से जुड़े अन्य मसलों पर खास बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, जो बात करेंगे एक मनु भाकर के शानदार प्रदर्शन पे। सर, क्या परफॉर्मेंस रहा है? जो टोक्यो में जो एक हार्ट ब्रेक था, उसको मनु ने पेरिस में एक तरह से शानदार प्रदर्शन के साथ पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया। सबसे पहले तो मैं मनु भाकर को अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत का खाता खोला है, देश का गौरव बढ़ाया है। मैं उसको अभिनंदन करता हूँ जी। सबसे पहले बताइए सर, क्योंकि ये जो है मनु भाकर क्लासिक एग्जांपल है, भारत सरकार का जो टॉप्स प्रोग्राम है, खेलो इंडिया प्रोग्राम है, वहाँ से निकल के आई है। और ये देखा जा रहा है कि जितने भी खिलाड़ी आए हैं पिछले कुछ सालों में, वो इसी प्रोग्राम से निकल के आ रहे हैं। स्वाभाविक है, मोदी जी ने देश में खेलों के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए खेलो इंडिया का इनिशिएटिव लिया। और इस बार भी देखा होगा 900 करोड़ से अधिक का बजट भी आवंटन करा गया, ताकि देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। देश में जो हमारे खिलाड़ी हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, खेलते हैं, उसमें रही टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कीर्ति प्रोजेक्ट चलाया गया। और कीर्ति प्रोजेक्ट के द्वारा टैलेंट को आइडेंटिफाई करा गया और उनके बाद जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ऐसे खिलाड़ियों को टॉप में, यानी कि टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल करा जाता है। उसमें हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सके, उसके लिए सारी व्यवस्था की जाती है और उसको आर्थिक संसाधन की कोई कमी ना रहे। हमारी मनु भाकर भी हमारे टॉप स्कीम की लाभार्थी रही है, उसको भी इस स्कीम से सहयोग मिला है। और वैसे हमारे जो 117 खिलाड़ी ओलंपिक्स में गए हैं, सभी को टॉप स्कीम से आर्थिक सहयोग मिला है, ताकि वो बेस्ट कोच रख सके, नेशनल इंटरनेशनल उसको एक्सपोजर मिले। बहुत सारे खिलाड़ियों को बाहर विदेश में जाने का भी मौका मिल रहा है। ये बहुत कम देखा जाता है कि आप बाहर जाइए, ट्रेन कीजिए, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बाहर जाके वो ट्रेनिंग ले सके। हमारे मनु भाकर भी जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग लिया था। उसके पीछे भी जो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी, भारत सरकार ने करा था। और इसलिए ही जब वो प्रधानमंत्री जी को मिली, तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि खेलो इंडिया से मेरे जैसे कई खिलाड़ियों को बहुत सहयोग मिला है, एक्सपोजर मिला है। और प्रधानमंत्री जी को थैंक यू भी कहा था। सर, प्रधानमंत्री से आपने बात की, प्रधानमंत्री ने कल उनको फ़ोन भी किया। एक मतलब शायद ये बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री खुद जो विनर है उनको फ़ोन करके बधाई देते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, जब मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो स्वयं ने उसके साथ बातचीत करी, उसको प्रोत्साहित करा। यही बताते हैं कि मोदी जी की खेलों के प्रति कितनी प्राथमिकता है। आखिरी सवाल सर, कि पहला मेडल तो आ चुका है, कितने मेडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पेरिस गेम्स में, और क्या इसके बाद हम और भी इंटरनेशनल इवेंट देश में भी आयोजित कर सकते हैं? हम इतना अवश्य कहूँगा कि हम सब भारतीय लोग चीयर फॉर भारत हैशटैग से सोशल मीडिया के द्वारा हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं और हम अवश्य अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये थे केंद्रीय खेल मंत्री जो बता रहे थे कि भारतीय टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और मनु भाकर के साथ शुरुआत हो चुकी है। आगे भी कई खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश करेंगे पेरिस गेम्स में और भारत के लिए पदक लाएंगे। क्या पर्सन सुमित नौटियाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब सीधे रुख करते हैं पेरिस का, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, मनु भाकर ने कल कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला और अब सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक के एक और मैच में भी जगह बना ली है। तो मनु भाकर का शानदार प्रदर्शन जारी है पेरिस ओलंपिक में। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से उन्होंने कल आगाज किया और उनके सौजन्य से देश को पहला मेडल मिला और उसके बाद देखिए वो रिदम में है और जिस तरह से आज उन्होंने सरबजोत के साथ मिलकर के क्वालिफाई किया, ब्रॉन्ज मेडल पर फिर से उनकी नजर रहेगी। शूटिंग एक ऐसा गेम है जो काफी समय से इस पे मेडल नहीं आ रहे थे, तो हमारा जो मेडल टैली है वो थोड़ा वीक हो रहा था, लेकिन अगर यहाँ से मेडल आने शुरू होंगे तो और जो इवेंट्स हैं और जो पार्टिसिपेट्स हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक यहाँ पर एक उम्मीद बनती है, एक होप पैदा होती है और उसके बाद वो मेडल के जो कंटेंडर बनते हैं। और जिस तरह से बाकी भी खिलाड़ी हैं, जैसे एच एस प्रणॉय ने कल अपनी शानदार शुरुआत करी, पीवी सिंधु आगे बढ़ी, निखत जरीन आगे बढ़ी, यानी ये लोग भी क्वालिफिकेशन राउंड में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से मनु भाकर से फिर से एक और उम्मीद पैदा हो रही है कि
कल वो अपने सरबजोत के साथ, पार्टनर के साथ खेलेंगे और ब्रॉन्ज मेडल के लिए तो निश्चित तौर पर यहाँ से उनके पास दोहरी कामयाबी हासिल करने का सुनहरा मौका होगा। और बतौर महिला खिलाड़ी और निशानेबाज वो चाहेंगे कि जो उनके 2 इवेंट है, एक कल है, उसके बाद एक और उनका है 25 मीटर में, तो वो चाहेंगे कि यहाँ तीनों से अगर वो लेकर के जाए तो हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन खाता वो खोल चुकी हैं सुचित्रा। जी बिल्कुल, खाता खोल चुकी हैं मनु, और यही उम्मीद है कि मनु का ये शानदार प्रदर्शन जारी रहे और भारत के खाते में और भी पदक आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही, वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों के लिए और शुभकामनाएं एक तरह से उन तमाम खिलाड़ियों को जो पेरिस ओलंपिक में अपने तमाम इवेंट्स में अब अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। टीजी न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहे। नमस्कार।